हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, जो कि मैटर के साथ होती है, और इलेक्ट्रिक चार्ज ही हमारे इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट जितने भी होते हैं सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वहाँ होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, ठीक है। चार्ज कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मीडियम। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी। चार्ज निकालने का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। Q यहाँ पे हो जाता है हमारे पास चार्ज, N है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और कूलम हमारी SI यूनिट होती है चार्ज की। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज़, प्रोटॉन हमारा जो एटम होता है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 3 पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमें एक चीज़ हमने अभी तक सुनी हुई है कि जो चार्ज है वो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। यानी कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उससे ख़त्म करा जा सकता है, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको भी बनाया जा सकता है और उनको ख़त्म भी किया जा सकता है। ये लाइन ध्यान रखेंगे। फिर आता है हमारा दूसरा टॉपिक, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के चार्ज से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच की डिस्टेंस से। मान लेते हैं कोई भी चार्ज हमारे पास Q1 और Q2 है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 है। अभी मैंने बताया कि जो फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 से एंड Q2 से, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर से, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस है। जब हम इसे इक्वल करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन हटता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो K है यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ का हम यूज करते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कितनी है ये फाइंड करने के लिए। यहाँ पर के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई ई नॉट। जो ई नॉट होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन स्क्वायर। इसको याद रखना है, ये आपके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हम सॉल्व करने के लिए आ सकता है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमसे पूछी जा सकती है। अगर ओवरऑल अगर हम के की वैल्यू देखें तो जो के की वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। तो जो फाइनल फार्मूला बन जाएगा हमारे पास वो बन जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट, यानी कि जो के की जगह हमने के की वैल्यू रख दी Q1 और Q2, यहाँ पे दो चार्जेस हैं, अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये R स्क्वायर। अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी होती है, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे हमें सवाल आ सकता है। तो क्या करेंगे, ई नॉट हमें पता है ई नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और जो ई है ये वाली ई
ये है परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, यानी कि जो भी मीडियम दे रखा है, जैसे एयर है या फिर वैक्यूम है, वाटर है, जो भी दे रखा है उसकी ये परमिटिविटी है। जो हमारे पास ई आर आएगा इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें दे रखा है तो उसके लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर फोर्स एम में निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन ए, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी के साथ ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। अगर हमें फोर्स 1 से 2 की तरफ जाना है, ठीक है, तो क्या होगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा ये वाला, ठीक है। F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इंटू में R2 माइनस R1 अपॉन R। ये हमने क्यों लिया, ये जो ऊपर साइन है ये है वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर साइन है। अगर F21 का आएगा तो उसमें जो R1 और R2 की जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाती है। और हमें पता है दोनों साइड का जो चार्ज है वो बराबर आएगा, यानी कि F12 इक्वल टू माइनस F21 आता है, ठीक है। यानी कि दोनों चार्जेस को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। तो R निकालने के लिए अगर निकालना पड़े R तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी कि जो नेट वेक्टर है उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे चार्ज दे रखे हैं, वो चार्ज दे रखे हैं तो उनके बीच में फोर्सेस भी होंगे। हर चार्ज के बीच में जहाँ भी चार्ज है, 2 चार्ज हैं या 2 से ज़्यादा चार्ज है, वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंस होगी, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी हमारे पास जो इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनका सम, ठीक है। यानी कि मान लो ये Q1 Q2 Q3 हमारे पास चार्ज है, Q1 Q3 पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, इसको मान लेते हैं F1, Q1 Q2 पे लगा रहा होगा, इसको मान लेते हैं F2, और Q3 इस पे लगा रहा होगा, इसको मान लेते हैं F3। अगर हम टोटल फोर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3, और ये सभी जो क्वांटिटी है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी में चल रही हैं। फिर आता है हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि 2 वेक्टर्स को हम कैसे जोड़ते हैं। ये 2 वेक्टर ले लिए हमने, ए है और बी है, ठीक है। अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का, ये वाला निकालने के लिए। अगर हमें ये वेक्टर निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि जो ए की वैल्यू दे रखी होगी वो रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे 2ab और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो r इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। जो वेक्टर है वो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा, और मिनिमम कब होगा, जब थीटा 180 होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देख लेते हैं। अगर थीटा हमारे पास 90 दे रखा है, अगर थीटा 90 तो r की वैल्यू हो जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर थीटा 60 दे रखा है तो जो वैल्यू होगी r की वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाती है। और अगर थीटा इक्वल टू 120 दे रखा है तो r की वैल्यू हो जाती है r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फोर्स से कंपैरिजन करा जाए वेक्टर के साथ तो r इक्वल टू रूट 2f आता है, यहाँ पे r इक्वल टू रूट 3f आता है, और यहाँ पे r इक्वल टू फोर्स आता है, ठीक है। जहाँ अगर पूछ लिया जाए कि अगर जहाँ पे फोर्स और वेक्टर बराबर हैं वो एंगल कितना है, तो वो थीटा इक्वल टू 120 पर हमें देखने को मिलता है। अब आता है फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है कि ना तो वहाँ पे कोई ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास कोई एक बॉक्स है, इसमें हमारे पास 4 बॉल है, इसमें से एक बॉल निकाली गई है और एक ही बॉल डाल दी गई, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो ना तो मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप निकाल ले डाल ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 4 है वो 4 ही रह रहा है। इसी को सबसे सिंपल है, इसी को हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी अगर मेटल के बारे में बोला जाए या फिर कोई किसी के बारे में बोला है इक्विलिब्रियम, तो उसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे जो क्वांटिटी है, ठीक है, जो चार्ज है वो हमारे पास
इक्वल है, कांस्टेंट है, ठीक है, वो बढ़ रहा घट रहा नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई चार्ज मान लेते हैं, ये हमारे पास कोई चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड एक फील्ड बनेगा, ठीक है, जहाँ पे हम इसकी जो फोर्स है उसको महसूस कर सकते हैं। जितने एरिया में हम इसकी फोर्स को महसूस कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन हो सकता है कि द एरिया नियर द या फिर अराउंड द चार्ज वेयर वी कैन फील द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है ई पी नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, ठीक है, एफ अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है वही मैंने बताया था। अगर एफ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एफ इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ऑफ फोर्सेस। ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो लाइंस दिख रही हैं गोला गोला, ये हमारे पास इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंट ड्रॉन टू फील्ड लाइन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, यानी कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। फील्ड लाइंस नेवर टेक शार्प टर्न, और ये फील्ड लाइंस कभी भी शार्प टर्न नहीं लेते। शार्प टर्न यानी कि इस तरीके से एक साथ जो टर्न आ जाए उसको शार्प टर्न निकलता है। फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय स्टैटिक चार्ज विल नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, यानी कोई भी अगर स्टैटिक चार्ज है, ये कोई स्टैटिक चार्ज मान लेते हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी, ठीक है, वो कभी नहीं मिलेंगी, इधर से इधर चली जाएंगी बस। फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय द स्टैटिक चार्ज विल नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी चार्ज की कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये उस पर करता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 अपॉन Q2, ठीक है, मॉडुलस Q1 अपॉन Q2। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं Q1 हमारे पास 10 है और Q2 हमारे पास 8 है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो आएगा हमारे पास 5/4, ठीक है। और जब मॉडुलस लगा लेते हैं तो अगर आंसर माइनस में भी आता है तो हम उसे फिर प्लस ही लेके चलते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस अगर उसके बीच का ग्राफ देखें तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर पॉइंट आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि उन लाइंस के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेस बिटवीन द लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगा जब हमारे पास इक्वल चार्ज होंगे, यानी कि अगर 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम, ठीक है, E1 की वैल्यू भी 10 कूलम आ जाए, E2 की वैल्यू भी 10 कूलम आ जाए और E3 की वैल्यू भी 10 कूलम आ जाए, तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा और उसमें जो लाइंस होंगे वो इस तरीके से होंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि एक चार्ज दूसरे से ज़्यादा होता है। मान लेते हैं यहाँ पे E की जो वैल्यू है वो 8 है और E2 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो होगा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दो चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट्स भी होता है जहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं होती। सपोज करते हैं
कि कोई भी पॉइंट एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी दो चार्जेस हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, कम फोर्स लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये इन दोनों की फोर्स कैंसिल हो जाएगी। उसी पॉइंट को हम नल पॉइंट या पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स भी कहते हैं। अगर चार्ज फोर लाइक चार्जेस हैं तो उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है नल पॉइंट निकालने के लिए, वो है ये x इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली d बटे रूट बिग चार्ज यानी कि b, ठीक है, बड़ा वाला चार्ज कितना है, मान लो अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 10 रखेंगे। फिर आता है स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज मान लो 8 है तो उसको 8 रखेंगे +1, ये तो फॉर्मूला हो गया। अगर चार्ज अनलाइक है, मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लाइक चार्जेस कैसे हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अनलाइक हो गए पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बस कुछ नहीं है, जो यहाँ पे प्लस का 1 था उसकी जगह हम माइनस का 1 कर देंगे, बाकी फॉर्मूला हमारे पास सेम रहता है। ठीक है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है q और मास है m और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो E है, तो उस वक्त जो हमारे पास फोर्स होगी, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। उस चार्ज के अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो वो आ जाता है हमारे पास A इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। एम याद रखना है, हमारे पास मास है, Q चार्ज है और E इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड है, S यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 क्यू ई अपॉन एम t²। t² हो गया यहाँ पे टाइम, कितने टाइम तक वो चार्ज चला है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़े तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Q² E² t² अपॉन 2m। m क्या है यहाँ पे, मास है।